आजकल साइबर फ्रॉड जो है वो बहुत ही तेजी से चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है। साइबर फ्रॉड के कारण कई आम आदमी भी परेशान है, कईयों का खाता ब्लॉक हो जाता है या अमाउंट उसमें जो होती है वो भी ब्लॉक हो जाती है। अब अमाउंट ब्लॉक होने पर जो पैसा है वो व्यक्ति नहीं निकाल पाता। तो साइबर फ्रॉड से जुड़ी हुई कई समस्याएं हैं और हमारे एग्जाम के लिए बैंक एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो आज का हमारा वीडियो साइबर फ्रॉड या मनी म्यूल अकाउंट्स जो कहते हैं, या अमाउंट ब्लॉक होना या लीव होना, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजों पे हमारा जो आज का ये सेशन रहेगा। तो हमारे सेशन को सबसे पहले लाइक कर दें और जो हमारा यूट्यूब चैनल है एग्जैक्ट बैंकर, उसको सब्सक्राइब कर दें। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इसकी कंप्लेन करते हैं या इसका प्रोसेस क्या है। साइबर फ्रॉड के लिए सरकार ने क्या इसके लिए गाइडलाइन बनाई है या क्या प्लेटफॉर्म बनाया है, तो उसकी हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो में हम जानते हैं आज इसका पूरा प्रोसेस कि कैसे ये साइबर फ्रॉड का जाल होता है। तो इसमें क्या है कि पहले जो अपने जमाने में साइबर फ्रॉड होता था या ऐसा कोई एक दो केस सामने आता था तो हम पुलिस में इसकी कंप्लेन करते थे, पुलिस में जाते थे, इसकी कंप्लेन रजिस्टर करते थे। उसमें एक टाइम टेकिंग प्रोसेस था पूरा, और वो अमाउंट अगला जो अपराधी है जिसने अकाउंट फ्रॉड का अमाउंट लिया है वो निकाल लेता था। आजकल सरकार ने क्या किया, या बैंकिंग सिस्टम में रिफॉर्म्स हुए हैं। रिफॉर्म्स के अनुसार क्या है कि जो कंप्लेंट की जो प्रोसेस है उसको भी थोड़ा फास्ट किया गया है और उसको रिजोल्व करने की प्रोसेस को भी थोड़ा फास्ट किया गया है, और पैसे वापस आने की या रिकवरी की उम्मीद भी ज्यादा है। अगर हम टाइम पे इसका जो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, कंप्लेंट जो रिपोर्ट करते हैं, उसके अनुसार इसमें जो अपना अमाउंट है वो वापस मिलने की उम्मीद भी बढ़ जाती है। तो चलिए आज देखते हैं कंप्लेन कैसे करते हैं, कैसे इसका प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या है कि कई लेयर होती है या हम इसको कई स्टेप में समझ सकते हैं इस प्रोसेस को। जैसे कि फर्स्ट स्टेप में मैंने लिखा है कंप्लेन। अब कंप्लेन का माध्यम क्या है, या तो हम फिजिकली कंप्लेन करते थे पहले, आजकल इसको डिजिटल मोड में सरकार ने एक नंबर जारी कर रखा है। अगर किसी किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड होता है तो वो एक नंबर जो 1930 है, राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है, उस पर उसकी कंप्लेन दर्ज करा सकता है, उस पर उसकी कंप्लेन कर सकता है। जो उसके साथ फ्रॉड हुआ है रियल टाइम में तुरंत उस पर कंप्लेन कर सकता है। तो 1930 जो 1930 है वो नंबर आपको ध्यान रखना है। ये नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है साइबर फ्रॉड के लिए। तो 1930 जो नंबर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, एग्जाम में आते हैं ये नंबर क्या है। तो कंप्लेन के लिए क्या होता है, जैसे आपके साथ फ्रॉड हुआ, साइबर फ्रॉड हुआ, किसी ने अमाउंट आपका जो ट्रांसफर करवा दिया, तो आप क्या करेंगे, इस नंबर पर कॉल करेंगे और वहां पर आपसे कोई भी अधिकारी या ऑफिसर जो सरकार का है वो आपसे क्या करेगा, सारी डिटेल्स ट्रांजैक्शन की, ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन नंबर जो भी है, डेट है, अकाउंट नंबर है या आपकी पर्सनल डिटेल्स है, वो सारी चीजें आपसे पूछता है और वो इसमें कंप्लेंट लॉन्च करता है सिस्टम के थ्रू। अब देखना यहाँ पे एक चीज और गौर करने लायक है कि ये चीजें, ये प्रोसेस होती किस तरीके से है। तो मैं आपको बता दूं, दो टर्म और है बैंकिंग सिस्टम के लिए, हमारी बैंकिंग परीक्षाओं के लिए। एक तो है I4C और एक है CFCRMS। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये बहुत ज्यादा उपयोगी अपने एग्जाम के लिए है। तो I4C की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जैसा कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र इसको हम बोल सकते हैं। तो ये क्या है कि I4C जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत में आता है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत में आता है, और ये एक नोडल एजेंसी है सरकार की जो बैंक के साथ और विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर इसके लिए काम करती है साइबर फ्रॉड के लिए। और दूसरी चीज क्या है, इसके द्वारा एक जो रियल टाइम डैशबोर्ड बनाया गया है या प्लेटफॉर्म हम इसको बोल सकते हैं, तो CFCRMS फुल फॉर्म है, बहुत ही उपयोगी है। CFCRMS की फुल फॉर्म जो है सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। ये दो चीजें मैंने अलग से इसीलिए लिखी है कि इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो ये जो फुल फॉर्म है आप ध्यान में रखना, तो फुल फॉर्म है वो ध्यान में रखिए दोनों चीजों की, CFCRMS और I4C आपके अकाउंट में इसका भी बड़ा योगदान है। तो साइबर जो रिपोर्टिंग होती है उसमें बड़ा योगदान है। तो हम थे कंप्लेंट पे 1930 पे, आपने कंप्लेंट की, वहां अधिकारी या ऑफिसर ने आपसे पूछा कि क्या कंप्लेंट है, कहाँ अमाउंट गया, कहाँ ब्लॉक जो अमाउंट है वो ट्रांसफर कब हुआ,
और किस तरीके से हुआ, कौन से नंबर से कॉल आया, क्या सारी डिटेल्स आपसे लेके सिस्टम में लॉन्च करता है। ये हो गई फर्स्ट प्रोसेस साइबर फ्रॉड की, और उसमें कंप्लेन करने के लिए फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब दूसरा क्या है, इसमें है टिकट नंबर। टिकट नंबर आप बोल सकते हैं या हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर हम बोल सकते हैं। जब सारी चीजें यहाँ पे पूछ ली जाएंगी आपसे, जो सारी चीजें यहाँ पे पूछ ली जाएंगी कंप्लेंट से रिलेटेड, तो उसके बाद में वो जो ऑफिसर है जहां से हम कॉल करते हैं वो आपको मैसेज करता है एक नंबर, एक टेक्स्ट नंबर, आपको जो मैसेज आईडी मिलती है आपको वो जनरेट हो जाती है यहाँ से कि आपकी ये आईडी हमने जनरेट कर दी है, अब आगे की प्रोसेस इसमें स्टार्ट हो जाएगी। और जब आगे की प्रोसेस इसमें स्टार्ट होती है तो उसमें क्या है, टिकट नंबर आपका जनरेट हो जाता है। सेकंड स्टेप यहाँ पे आ गई, टिकट नंबर जनरेट होना। टिकट नंबर आपका जनरेट हो गया, वो टिकट नंबर आगे सभी जो बैंक है या पुलिस है उन सभी से वो शेयर किया जाता है, जो सरकार के द्वारा या जो सिस्टम बनाया है ये जो आई4सी उसके द्वारा जो है सरकार के द्वारा सारे बैंकों को भेज दिए जाते हैं टिकट नंबर। उस नंबर के आधार पर आगे की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो सेकंड नंबर हो गया आपकी आईडी जनरेट होना। तीसरी प्रोसेस है इसमें लेयरिंग सिस्टम। अब लेयरिंग सिस्टम क्या है इसको समझना आप। यहाँ पे एक टर्म और होती है मनी म्यूल अकाउंट या म्यूल अकाउंट हम बोल सकते हैं, इसके बारे में हम लास्ट में देखेंगे मनी म्यूल अकाउंट। फिलहाल समझते हैं तीसरी जो स्टेप है उसको। तीसरी स्टेप में क्या है, लेयरिंग सिस्टम। अब देखिए अगर किसी ने आपसे पैसा ट्रांसफर करवाया है साइबर फ्रॉड के थ्रू, तो अब वो जो क्या करेगा उस अमाउंट को या तो निकालेगा उसके अकाउंट से या उसको आगे भेजेगा किसी को। तो अब वो अगर वहां से पैसा निकालता है या आगे भेजता है तो यहाँ पे लेयरिंग स्टार्ट होती है। अगर आपने सही तरीके से सही टाइम पे रिपोर्टिंग की है जो इस नंबर पे, तो आपका पैसा हो सकता है उसी टाइम ब्लॉक अगला। तो यहाँ पे लेयरिंग क्या होता है, जैसे आप जिस अकाउंट में वो पैसा गया है आपके अकाउंट से, ये तो आपका अकाउंट है, अकाउंट मान लिया ए और ये मान लिया बी। अब मान लिया आपका अकाउंट है उससे साइबर फ्रॉड हुआ, उसमें पैसा अगले ने ट्रांसफर कराया किसी भी तकनीक से ट्रिक से, आपको फंसाकर, आपको डराकर धमकाकर कुछ भी करके, तो वो पैसा इस अकाउंट पे ट्रांसफर करवाया उसने। अब इस अकाउंट में ट्रांसफर करवाया तो ये अकाउंट क्या होता है कि इस अकाउंट से अगला या तो पैसे निकाल लेगा यहाँ पे, या फिर अगला क्या करेगा, हो सकता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में अकाउंट्स में पैसा भेज दे। अब इन अकाउंट्स में भेज दिया तो अब यहाँ पे ट्रेसिंग सिस्टम भी स्टार्ट हो जाता है। तीसरा क्या होता है, ट्रेसिंग सिस्टम भी हम इसको बोल सकते हैं। अब जो कंप्लेन हुई टिकट नंबर जनरेट, उसके बाद में क्या करेंगे, जो संस्थाएं मिलकर है, पुलिस है या बैंकिंग सिस्टम है, जो ये जो एजेंसीज है ये मिलकर क्या करेंगी, इनको ट्रेस करेंगे कि कहाँ कहाँ पैसा किस किस अकाउंट में गया है, कहाँ कहाँ इसकी लेयरिंग हुई है, या फर्स्ट अकाउंट जहां पे था वहीं पे पैसा निकला है। तो लेयरिंग के हिसाब से उसमें क्या होता है, फिर फोर्थ स्टेप पे आते हैं लीन प्लेसमेंट। अब लीन आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा, लीन का मतलब हम बोल सकते हैं ब्लॉक होना। बैंकिंग सिस्टम में इसको लीन बोला जाता है कि अमाउंट को लीन कर दिया, लेकिन इसको अपन अमाउंट ब्लॉक भी बोल सकते हैं, यहाँ से अमाउंट हमारा ब्लॉक हो जाता है। अब इसमें होता क्या है, अगर आपके पास 2000 का फ्रॉड हुआ है या 1 लाख का फ्रॉड हुआ है या 50,000 का अमाउंट का फ्रॉड हुआ, तो जो सिस्टम है, जो साइबर रिपोर्टिंग का सिस्टम है, वो उस अमाउंट को ब्लॉक कर देता है। या तो यहाँ ब्लॉक हो जाएगा, ये यहीं पे उस अमाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा उस खाते में, या फिर क्या होगा, अगर उसने आगे भेजा है, किसी को सेंड किया है या लेयरिंग की है उसका, तो उस अकाउंटों में भी वो अमाउंट ब्लॉक कर देते हैं। मतलब वो अमाउंट अगला नहीं निकाल सकता, अगर नहीं निकाला है तो वो अमाउंट ब्लॉक कर देते हैं और उसमें लीन लगा देते हैं। अब लीन का मतलब क्या है, देखो इसमें प्रोसेस, लीन का मतलब क्या है, अगर आपके साथ 20,000 का फ्रॉड हुआ, अब भेजा, कई बार क्या होता है ये पैसे हमारे अकाउंट में वापस किसी नॉर्मल व्यक्ति के अकाउंट में डाल देते हैं। इस प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है लेयरिंग सिस्टम। अब मान ली यहाँ पे क्या, किसी भी जो जिसने क्राइम किया है, जो फ्रॉड कर रहा है, वो इस अकाउंट में पैसा लिया, उसके बाद क्या, मान लो उसने किसी अपने जानकार को भेज दिया जो उसके रुपए मांगता है या उससे रुपए लेने हैं, तो उसने क्या किया, उसको 2 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए इसको भेज दिए। अब इसको क्या पता कि इसके पास से साइबर फ्रॉड के कारण पैसा आया है या गलत तरीके से पैसा आया है, इसको नहीं पता ना। ये चीज इसको तो बेचारे ई को तो नहीं पता, डी को भी नहीं पता, मान लो उनके पास तो पैसा लेके मांगते हैं, उसने भेज दिया, तो ये तो अपनी तरफ से क्लीन है।
लेकिन ये तो है ना 2 नंबर का काम यहाँ पे। तो यहाँ से क्या किया, इस पैसे को यहाँ भेजा तो इसके पास जो अमाउंट वो ब्लॉक हुआ। तो इसने तो क्या किया, अपना पैसा मान लो वो मांग रहा है उसको दे दिया, कैश ले लिया। अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार हमारे दोस्त होते हैं वो क्या कहते हैं आजकल, तुम मेरे को पैसा दे मैं तेरे को फोन पे कर देता हूँ, या ये मित्र वाला करता है। ऐसे हमारे अकाउंट में बहुत, या वो बाहर से या फॉरेन से पैसा आ रहा है तेरे अकाउंट में मंगवा लेते हैं, उसके बाद में क्या होगा, मैं आपको, तू मेरे को निकाल के दे देना या कैसे भी करके, या मेरे को कैश दे दे, तेरे अकाउंट में डाल देता हूँ। तो इसमें क्या भोलेपन के अंदर हम उसको कैश दे देते हैं और वो अमाउंट हमारा ब्लॉक हो जाता है, तो हम खामखा उस चीज के शिकार हो जाते हैं। तो आम जनता के लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब यहाँ पे बन जाता है कि नॉर्मल व्यक्ति के अकाउंट में किसी ने मान लो 5,000 अमाउंट भेज दिया, वो था साइबर फ्रॉड का, कंप्लेन हुई, एजेंसी ने उस अकाउंट को लीन किया, अमाउंट को ब्लॉक किया, तो उसका खाता भी सामने आया ट्रेसिंग में, और वो जो अमाउंट है वो वहां पे ब्लॉक हो गया मेरे भाई। तो यहाँ पे थोड़ी सी संभलने की अपने को जरूरत है। अगर आपका खाता बैंक में है और आप कोई खाता यूज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो अकाउंट है जिसमें पैसा जा रहा है वो अमाउंट लीन हो जाएंगे। अब लीन हो गए तो वो अमाउंट वहां पे मान लो 20,000 था तो 20,000 अमाउंट ब्लॉक हो गया। अब हमारे खाते में 20,000 रुपए जब तक नहीं होंगे तब तक हम निकाल नहीं सकते। मान लो 4,000 है तो हमारे खाते में अगर हम और 16,000 डालेंगे तब तक हमारा अमाउंट ब्लॉक है, जब तक हमने जो 20,000 ब्लॉक रहेंगे। तो इस कारण से 20,000 तक हम पैसा यूज नहीं कर सकते। या हो सकता है अगर उस अकाउंट में उनको सस्पेक्टेड एक्टिविटीज मिली या वो खाता लेन देन में संदिग्ध पाया गया, तो पूरा जो अकाउंट है वो डेबिट फ्रीज भी एजेंसी कर सकती है या बैंक कर सकती है। तो ये सारी चीजें उसमें होती हैं, वो अमाउंट सारे ब्लॉक हो जाते हैं। तो एक तरीके से देखिए तो ये एक अच्छा सिस्टम है, अच्छा रिफॉर्म है, अच्छा चेंजेस है कि वो सारा अमाउंट ब्लॉक हो जाता है, अगला निकाल नहीं सकता। पहले क्या होता था, निकाल लेता। और दूसरी तरफ देखिए, अगर किसी आम आदमी के अकाउंट में वो ट्रांसफर होके आया है, लेयरिंग से आया है पैसा, तो वो अमाउंट उसके ब्लॉक हो जाएगा। उसका तो पैसा सही था, जिसने भेजा उसने फ्रॉड किया है, तो ऐसा होता है। उसके लिए भी सॉल्यूशन है, CRM का होता है, वो अलग से है। तो हम समझ रहे साइबर फ्रॉड की सिस्टम। तो यहाँ पे वो पैसा अमाउंट ब्लॉक हो गया। तो ये तो 4 स्टेप थी, मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि अमाउंट पे शिकायत कैसे करते हैं और फ्रॉड होने पे, और नंबर कैसे जनरेट होता है, उसके बाद लेयरिंग सिस्टम क्या होती है, उसके बाद अमाउंट ब्लॉक क्या होता है, ये चीजें। अब एक चीज, एक टर्म और है इसमें, मनी म्यूल अकाउंट। काफी इंपॉर्टेंट जो टर्म आती है मनी म्यूल अकाउंट। मनी म्यूल अकाउंट हमारे बैंकिंग की एग्जाम के लिए, प्रतियोगी परीक्षा जो IBPS 2026 हमारा जो आ रहा है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है मनी म्यूल अकाउंट, क्योंकि ये ट्रेंडिंग में चल रहा है वर्तमान में काफी ज्यादा। तो आजकल इससे क्वेश्चन बैंकिंग से उठ के आते हैं, जैसे ही मैंने 2 टर्म आपको बताई, इनसे भी क्वेश्चन आता है। तो मनी म्यूल अकाउंट क्या है वो हम थोड़ा समझ लेते हैं कि मनी म्यूल में क्या होता है। अब यहाँ पे जैसे मैं लिखा मनी म्यूल, अब मनी म्यूल अकाउंट क्या है कि आजकल लोग अपने अकाउंट किराए पे भी देते हैं, रेंट पे देते हैं। कैसे देते हैं, वो शिकार बनाते हैं किसी स्टूडेंट को, किसी गरीब को। आपका बैंक खाता है नहीं है तो खुलवा लो कोई, और वो खुलवा दे। उसके बाद क्या करते हैं, अपने मोबाइल नंबर देते हैं या फिर किसी उसी के मोबाइल नंबर, ATM अपने पास, पासबुक अपने पास, चेकबुक अपने पास, और उसका UPI भी अपने पास। इस तरीके से वो क्या करते हैं, वो जो अकाउंट है उस अकाउंट को ये जो फ्रॉड ये अमाउंट है उसमें ट्रांसफर करवाते हैं। फिर ATM से या कैसे भी करके वो कैश विड्रॉ या कैसे भी करके उस अमाउंट से उस खाते से निकाल लेते हैं। अब उस जो जिसने क्राइम किया है या साइबर फ्रॉड से पैसा लिया है उसका तो कोई रोल नहीं है, लेकिन जिसका वो अकाउंट था, जिसका वो पर्सनल बचत खाता था या किसी का भी था, तो वो उसमें गिल्टी होता है, जैसे वो भी अपराधी बन जाता है उस मनी म्यूल का। जैसे यहाँ पे ये मान लो B अकाउंट था, ये किसी का किराए पे लिया हुआ था अकाउंट, उसने क्या किया, इससे इसमें ट्रांसफर करवा दिया। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, मनी म्यूल अकाउंट। समझ रहे हैं इस बात को मेरे साथ, यहाँ क्या बन गया, ये मनी म्यूल अकाउंट, चाहे नया खुलवा चाहे पुराना खुलवा। ये उस साइबर फ्रॉड वाले का भी नहीं है, तो वो तो अभी तक बाहर है बैंकिंग सिस्टम से, साइबर फ्रॉड वाला। अब वो इसको यूज कर रहा है, उसके बदले उसको कुछ लालच दे दिया अकाउंट वाले को, जिसकी ID है, जिसका अकाउंट को लालच दे दिया कि तेरे को 2,000 रुपए मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे और कुछ अमाउंट तेरे को दे देंगे। तो वो उसके उस अमाउंट के लिए लालच के चक्कर में अपना अकाउंट बेच देता है, किराए पे देता है। तो यहाँ पे क्या इस अकाउंट को मनी म्यूल बोल सकते हैं। सरकार ने मनी म्यूल अकाउंट के लिए बैंकिंग सिस्टम में बहुत ही तेजी से काम किया है। इसके अंदर मनी म्यूल को आइडेंटिफाई करना, सस्पेक्टेड अकाउंट है उनकी लिस्ट जारी करना और उनका जो है निगरानी करना, मॉनिटरिंग जो है बहुत फास्ट हो गई मनी म्यूल अकाउंट्स की। तो मनी म्यूल अकाउंट्स भी कम हुए हैं, जिससे साइबर फ्रॉड में जो रिकवरी में कमी आई है। जैसे जैसे ऑनलाइन बढ़ेगा साइबर फ्रॉड तो बढ़ेगा, लेकिन इससे रिकवरी में जो है वो प्रॉपर तरीके से कमी आई है।
तो यहाँ पे जो मनी म्यूल अकाउंट का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से समझना आप। जो किराए पे अकाउंट लिया, जो रेंट पे लिया या किसी भी आम आदमी का अकाउंट लिया, उस अकाउंट से उसने क्या किया, सस्पेक्टेड ट्रांजेक्शन किए, साइबर फ्रॉड, ये जो आए हुए पैसे हैं, साइबर फ्रॉड ये जो पैसे आए हुए हैं वो इस अकाउंट में डाले और उसने विड्रॉ एटीएम से किए, यूपीआई से किए या किसी भी तरीके से इनकी उसने जो था वो अकाउंट में क्या करता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मनी मिल अकाउंट सस्पिशियस अकाउंट होता है, जो पैसा वो लिया, मैंने जैसे आपको बताया, करता है निकालने, बैंकिंग सिस्टम से निकालने की कोशिश करता है। तो ये बैंकिंग सिस्टम इसके काम, उसको बाहर रहते निकालना है, तो जिसमें उसका काफी संख्या में आम आदमी पता ही नहीं था मेरे अकाउंट के लेन देन, साइबर का पैसा आदमी फंसा जिसने वो किराए पे दिया था या जिसका, तो ऐसे अकाउंट मनी हुए लोग। तो आज का जो हमारा जो सेशन था इसमें हमने क्या क्या देखा, पहले कंप्लेंट कैसे करते हैं, नंबर जनरेटर साइबर फ्रॉड के लिए, राष्ट्रीय शिकायत निवारण जो हमारा राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है वो क्या है, या इसका पोर्टल शिकायत निवारण पोर्टल, उस पर भी कंप्लेंट की जा सकती है। और उसके बाद भी अगर नजदीकी पुलिस थाना है तो उसमें आपको सारी डिटेल देनी पड़ सकती है। तो ये सारी चीजें हमने देखी, यहाँ पे 4 स्टेप देख लीजिए, ये एक चीज हो गई अलग से। दूसरी क्या है, I4C, मैंने बताया आपको, ये सरकार के साथ सरकार की नोडल एजेंसी है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसका एक प्लेटफॉर्म है, रियल टाइम डैशबोर्ड है, CFCF RMS और ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। और ये एक जो है रिड्रेसल सिस्टम सरकार का बनाया हुआ है, ZRM, इसका ये रिजोल्यूशन के बनाया, अगर आम आदमी फंसता है तो इसके अंदर बैंक में जाकर GRM का फॉर्म भर के दे सकता है, जिससे वो फास्ट हो जाएगी कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं, इसका सही लीगल पैसा है तो वो दे सकते। इसकी टाइमलाइन होती है, प्रोसेस आगे की जाती है, रिजोल्व किया जाता है। तो ये सारी चीजें हमने इसमें देखी। साइबर फ्रॉड है, अमाउंट ब्लॉक है, आपको बताया कि आपका खाता क्यों लीन हो जाता है, पूरा भी डेबिट फ्रीज हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो आज के टाइम में काफी हमें इसमें सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। साइबर फ्रॉड के मामले में किसी फंसा सकता है और ज्यादातर लोग, पढ़े लिखे लोग इसका शिकार होते हैं। जो गवर्नमेंट जॉब में अधिकारी, खुद पुलिस के आदमी भी इसका कई बार शिकार हो जाते हैं। तो लालच में न पड़े और अपना जो है पैसा उसी से काम चलाएं। तो ये भी था, और ये वीडियो हमारी परीक्षाओं के लिए भी था, जो हम कंपटीशन के लिए या जो बैंक एग्जाम्स के लिए बना रहे हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट था। तो आज की सेशन में हम सारी चर्चाएं की, उम्मीद करता होगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारा, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमारा हौसला यूं ही बना